तो आज के सेशन में अपना टारगेट ये है कि जो मेंटेनेंस प्लान में हमने कल जो एक्टिविटी लिया था, एक बैकअप वाला एक्टिविटी या बैकअप वाला कंपोनेंट या कंट्रोल लिया था, जिसमें फुल बैकअप, लॉग बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप लिए थे। उसका अगला कंट्रोल जो लिया था हमने, उस कंट्रोल में एक हिस्ट्री क्लीनअप आपका टास्क था, कंट्रोल था, और एक आपका बैकअप की फाइल को क्लीनअप उसका टास्क था। तो हमने कवर कर लिया था। अब आज के सेशन में रिबिल्ड इंडेक्स, रीऑर्गेनाइज इंडेक्स, अपडेट स्टैटिस्टिक और भी श्रिंक डेटाबेस, चेक डेटाबेस इंटीग्रिटी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले रिबिल्ड इंडेक्स, रीऑर्गेनाइज इंडेक्स और अपडेट स्टैटिस्टिक। पहले ये समझ लेते हैं रिबिल्ड इंडेक्स करने से फाइनली गेन क्या है और क्यों हम करते हैं, इसकी करने की क्या जरूरत है, रीऑर्गेनाइज करने की क्या जरूरत है, अपडेट स्टैटिस्टिक करने की क्या जरूरत है। तो पहले अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका इम्प्लीमेंटेशन है। तो पहले आप समझ जाएंगे तो आप, कोई भी पूछेगा तो आप क्यों इसको यूज किए हैं, तब आपको मतलब कि आइडिया आप बेटर दे सकते हैं। इंटरव्यूअर अगर पूछता है तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग में आपको एक पेंट ब्रश में ओपन करता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सीक्वल सर्वर में आपको पता है कि आप लोग जैसे कहते हैं कि यहाँ टेबल बनाते हैं, ओके। और टेबल का नाम मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ। टेबल का नाम है यहाँ पे एम्प्लॉय, इंप टेबल है। ये आपका टेबल है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और इस टेबल में हो सकता है कि बहुत से कॉलम हो सकते हैं, कुछ भी कॉलम आप डाल सकते हैं। ये टेबल है, इसमें आप डाटा डालते हैं। कोई भी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ईएमपी नंबर कर दिया, यहाँ पे मैंने ई नेम कर लिया, इम्प्लाई का नेम। यहाँ पे मैंने एड्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने डीओबी डेट ऑफ बर्थ कर दिया, और यहाँ पे मैंने उसका सैलरी डाल दिया। ये मान लेते हैं ये टेबल है। ये जो टेबल है बेसिकली ये आपका स्टोर होता है कहाँ पे, डेटाबेस के अंदर। ये टेबल बनेगा तो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, कहीं भी स्टोर होता होगा, आपके स्टोरेज के अंदर स्टोर होता होगा, ओके। तो मैं कहता हूं कि ये जो स्टोरेज होता है, ये जो फाइल बनेगा, आप देखे होंगे कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो दो फाइल बनती है। एक फाइल आपको पता है कि पहला फाइल होती है, एक होता है एमडीएफ, ओके, और दूसरा होता है आपका एलडीएफ, ओके। एमडीएफ फाइल को हम बोलते हैं, अगर एमडीएफ है तो इसके अंदर मेरा क्या होता है वो मेंशन कर देता हूँ। ये डिलीट करता हूँ। जो आपके पास एमडीएफ होगा, एमडीएफ, ये इसका होता है, इसमें होते स्टोर होता है डेटा, स्टोर होता है। और इसको डेटा फाइल भी बोलते हैं, और डेटा स्टोर होता है, डाटा फाइल या डेटा स्टोर होता है। दूसरा एक होता है एलडीएफ फाइल, जिसपे आपका ट्रांजैक्शन, आपका, इसको ट्रांजैक्शन फाइल बोलते हैं, ट्रांजैक्शन लॉग फाइल बोलते हैं बेसिकली। और इसके अंदर ट्रांजैक्शन स्टोर होता है। अब ये डेटा जो स्टोर होता है, जैसे सपोज कीजिए कि मुझे, अब हो सकता है कि जैसे कि मुझे इसकी कैपेसिटी क्या होती है स्टोर करने का। तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है, जैसे आपने टेबल बनाया, तो टेबल का जो डेटा होता है बेसिकली यहाँ पे होता है डेटा पेज। सपोज कीजिए एक डाटा पेज है, डेटा पेज बोलते हैं। और वो डेटा पेज की कैपेसिटी जो होती है, इसको बोलते हैं 8 KB का डेटा पेज होता है। यानी जो भी डाटा डालेंगे, इसमें रिकॉर्ड डालेंगे तो डेटा पेज में जाके स्टोर होगा। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है
स्टोर करने का, डेटाबेस का, टेबल का डेटा स्टोर करने का स्मॉलेस्ट यूनिट डेटा पेज होता है, और डेटा पेज की कैपेसिटी 8 KB होती है, किलोबाइट। ओके। तो जो भी डाटा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, एड्रेस डाला, डीओबी डाला, सैलरी डाला, तो जब भी 8 KB का डाटा होगा तो इसके अंदर आएगा, और अधिक होगा तो दूसरा एक डाटा पेज बनेगा। तो सेम एग्जांपल आपका क्या होगा कि एक अलग डेटा पेज बनेगा, सॉरी, और वो डेटा पेज यहाँ पे बढ़ेगा। ऐसे ही आपका सेकंड थर्ड डेटा पेज बनेगा। ऐसे ही आपका सारा डाटा डाटा पेज में स्टोर होगा। तो ये मैं एग्जांपल लेता हूं, इसका नाम लेता हूं DP1, डाटा पेज वन। ये आपका हो गया DP2, ये आपका DP3, और ये आपका DP4। तो जब भी डाटा डालेंगे, आपको पता है कि एक जो कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर का जो साइज होता है, वो आपका वन, एक बिट होता है बेसिकली। जैसे मैंने ए टाइप किया, कितना स्टोरेज लेगा, वो आप, जैसे कि 1 बीट होता है, और बीट के अंदर यहां पे अगर कैपेसिटी की बात करता हूं तो डाटा पेज, सिंपली अगर मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास, अगर सपोज कीजिए ये फाइल है, तो इसकी साइज कितनी है, आप इसको जाके देखेंगे तो पता लग जाएगा कि इसकी साइज 39 KB है। अगर कोई, यही मैं एग्जांपल लेता हूं कि नोट पैड के अंदर मैं यहाँ डाटा लिखता हूं, जैसे कि ID 10, कमा, ई नेम रवि, कमा, इसका एड्रेस मैंने A100 न्यू दिल्ली, और DOB 01 01 2001, और इसकी सैलरी समथिंग डाल दिया। इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूं, और इसका फाइल का नाम ओके डाल दिया। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 41 बाइट। तो इट मीन्स कि एक रिकॉर्ड को इंटर करने के लिए मुझे 41 बाइट स्पेस लगा। और आपको मैंने कहा कि मेरा डाटा पेज की कैपेसिटी कितनी है, 8 KB है। तो जो भी रिकॉर्ड डालेंगे, रिकॉर्ड इसमें डलता जाएगा। जैसे मैंने 2 रिकॉर्ड इसमें हो सकता आ जाए, या 4 रिकॉर्ड आ जाए, कि इस हिसाब से अगर बात करते हैं, तो आपको कैपेसिटी पता है कि एक रिकॉर्ड का आपका 41 बाइट है, तो कितने बाइट में कितने आपका केबी होते हैं। पहले तो किलोबाइट कितने होते हैं, फिर किलोबाइट में कितने किलोबाइट का एमबी होता है, ये आपको पता होगा। ओके। ये आइडिया है कि आपको पता है कि 1024 बाइट को हम बोलते हैं 1 KB। ओके, किलोबाइट। और आपका डाटा पेज की कैपेसिटी आपका होता है 8 KB। तो 8 KB होगा, तो मान के चलते हैं कितना रिकॉर्ड आ जाएगा। क्लियर? ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि इस फाइल की साइज आपका 41 KB है, बाइट है बेसिकली। तो एक डाटा पेज की मेरी कैपेसिटी है जो 8 KB है। तो इस हिसाब से यहाँ डेटा की ये स्टोरिंग होगी। अब बात करते हैं कि डेटा स्टोर हुआ, एग्जाम्पल के लिए मान मान लेता हूं कि एक रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया। अगर मैं पूरे कंप्रेस करता हूं तो 10 रिकॉर्ड इसमें आ गया। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूं और आपको क्लियर दिखाता हूं कि क्या होने वाला है। डेटा पेज में मैंने यहाँ पे स्टोर किया, पहला एम्प्लॉय आईडी आ गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया। ओके। यहाँ पे ये मत समझिए कि एम्प्लॉय आईडी आया, और भी जो कॉलम है, जैसे नेम है, ABC आ गया, फिर आपका XYZ आ गया, ऐसे पूरे इंफॉर्मेशन आ गया। ये आपको नहीं सोचना है कि एक ही कॉलम आया, सारे डेटा जो मैंने डाला वो 5 रिकॉर्ड इसके अंदर आ गया। कल के डेट में ऐसे ही 5 रिकॉर्ड यहाँ आया। ओके। सपोज कि जब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, मैं बार बार इस डाटा को वहां पे रेप्लिकेट किया, कॉपी किया, पेस्ट करता हूं, सॉरी, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यही रिकॉर्ड को मैंने कॉपी किया, पेस्ट करता हूं, इसको यहाँ भी डाल दिया, फिर ये इसको यहाँ भी डाल दिया, फिर इसको यहाँ भी डाल दिया।
ये 4 डाटा पेज है, ये पूरा फुल हो गया। कितने रिकॉर्ड आए इसमें, ये बताएंगे? इस यानी कि आपका 20 रिकॉर्ड इसमें आ गए ना, 4 डाटा पेज में। अब क्या होता है, मेरा टारगेट क्यों है ये इंडेक्स रिबिल्ड की बात करने का, क्यों होता है? सपोज कीजिए आपने टेबल में तो डेटा डाल दिया, लेकिन कल के डेट में ये पता लगा कि ये रिकॉर्ड, मुझे इसमें से इतना रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो आपने डिलीट कमांड करके डिलीट भी कर दिया। यहाँ पे इतना डिलीट करके इतना डिलीट कर दिया। यहाँ पे गए और आपने इतना डिलीट कर दिया। और यहाँ पे जाके आपने इतना डिलीट कर दिया। ऐसे हो गया। ओके। आपने सारे में से कुछ ना कुछ डेटा डिलीट कर दिया जो आपके लिए यूजलेस है। अब आप बताना ये चाहता हूं कि जो डेटा यहाँ टोटल रिकॉर्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, और एक डाटाबेस में कितना रिकॉर्ड आ रहा था, आपका 5 रिकॉर्ड आ रहा था। तो मैं अधिक से अधिक, मेरा कितने डेटा पेज यहाँ पे कंज्यूम होने वाले हैं, 2 डाटा पेज में सारा डेटा आ जाएगा। समझे? अब ये समझिए कि ये 4 डेटा पेज है। चारों डेटा पेज में स्पेस तो मतलब कि आपका 100% में कहते हैं कि 10% भरा हुआ है और बाकी खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ, डेटा आपका क्या है, स्केटर्ड है, एकदम फैला हुआ है डेटा। यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है। और फाइनली इसको मैं, इस डाटा को कंप्रेस करूं, तो ये डेटा, मैं इसको क्या करता हूं, इस डाटा को उठाता हूं मैं, और मैं इस डाटा को यहाँ पे डाल देता हूँ, कि इस डाटा की पेज की कैपेसिटी अच्छा है, 5 रिकॉर्ड आ सकता है, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। इसको अब उठाया और इसको भी उठा के इसमें हमने डाल दिया। ओके। फिर इसको आया, इसको भी उठा के मैंने इसमें डाल दिया। ओके। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे मेरा एक ही आएगा, तो मैं एक ही रिकॉर्ड को यहाँ पे डाला। 5 रिकॉर्ड आ सकता है रू पहले के रूल अकॉर्डिंग। ओके। और ए डेटाबेस, यहाँ से मैंने इसको उठाया और मैं यहाँ पे ले जाके डाल दिया। तो अब एक बार बताइए कि ये जो डेटा था पहले फैला हुआ था, अब आपके 2 ही डेटा पेज में आपका काम क्या हुआ, फिनिश हो गया। इतना ही डेटा पेज में फिनिश हो गया, तो ये हमारे लिए जगह जो एक्वायर था, ये जगह हमारा वेस्ट है। इस डाटा को मैंने, इस जगह को मैंने डिलीट कर दिया कि मेरे स्टोरेज में जगह खाली हो गया। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस मैंने किया, ये जो प्रोसेस मैंने करके, पहले फैला हुआ डेटा था, और मैंने क्या किया, अब कंप्रेस करके बाकी जो एक एक रिकॉर्ड था उसको एक डाटा पेज में पूरा फुल कर दिया, और दूसरे डाटा पेज में एक रिकॉर्ड डाल दिया, तो 2 डाटा पेज मेरा खाली हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइज करना, डेटा को पहले ऑनर ऑर्गेनाइज था, अभी मैंने रीऑर्गेनाइज किया। डेटा को 2 डाटा पेज में ही उसको मैंने ला के रख दिया, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उतनी थी और डाटा डिलीट हो गया था, यानी हमारे पास खाली जगह हो गया था, तो 2 ही में डाले, और 2 डेटा आपका ब्लैंक हो गया, तो मैंने रिलीज कर दिया स्पेस। अब दूसरा टेबल आएगा, दूसरा रिकॉर्ड आएगा, तो उस डाटा पेज में जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। ओके। अरेंजमेंट, जो आपका 4 डाटा पेज में डाटा फैला हुआ था, उस डाटा को मैंने उठा के कहाँ रख दिया, आपको 2 डेटा पेज में एडजस्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, रीऑर्गेनाइज हुआ। फिर से मतलब कि रीऑर्गेनाइज कर दिया डेटा को, कि पहले जब हमारे पास फुल डेटा था तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइज था, जब डाटा डिलीट हो गया तो फिर से मैंने क्या कर दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि शुरू में मैंने आपसे बात कभी किया था, अगर मान लीजिए कि मेरे मेरे जैसे मान लीजिए मेरे घर में 3 रूम है, 3 रूम में 3 आइटम हो। सपोज कीजिए कि मेरे पास बाइक है, बाइक का हेलमेट एक रूम में हो, चाबी एक रूम में हो, और सपोज कीजिए कि मेरा जैकेट एक रूम में हो। तो जब भी मुझे
अगर बाइक लेके जाना है अभी ठंडी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक रूम से चाबी लेना पड़ेगा, एक रूम से हेलमेट लेना पड़ेगा, और एक रूम से जैकेट लेना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे तीन जगह, तीनों रूम में जाना पड़ेगा, जिससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो उसको ठीक करने के लिए मैं क्या किया, एक ही रूम में चाबी भी रख दिया, हेलमेट भी रख दिया, और जैकेट भी रख दिया। तो मुझे अब तीन रूम में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक ही रूम से सारे आइटम मिल जाएंगे, और मैं फटाफट यहां से लूंगा, और मेरा टाइम भी सेव होगा, और मैं निकल जाऊंगा। समझ में आया? ये समझ में आया कि रीऑर्गेनाइज कैसे हुआ? ये सर समझ में आया। तो और आप लोगों को भी क्लियर है रीऑर्गेनाइज कैसे हुआ? डेटा का पहले क्या हुआ था? डेटा पहले, सपोज कीजिए कि मैं आईडी जनरेट किया। जैसे आप एग्जांपल लेता हूं बैंक का। बैंक में पहला एक बंदा आया, अकाउंट नंबर 1, फिर दूसरा आया 2, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, ओके, सातवां आया, आठवां आया, अब इसे 9 आया, और यहाँ 10th आया। सपोज कीजिए इतने बंदे आए, लेकिन अकाउंट तो बंदे ने खुलवाया। बीच में पता ये लगा कि कुछ बंदे कहे कि नहीं, ये बैंक ही खराब है, ये काम करो, मैं अकाउंट इसमें से हटाना चाहता हूँ। तो बंदे आके कहे कि मुझे ये काम करो, वो अकाउंट बंद करनी है। तो शुरू से 2 नंबर से लेके और 9 नंबर तक सारे अकाउंट बंद करवा दिए, तो यहाँ का डाटा क्या हो गया? खाली हो गया। तो सपोज करते हैं कि अगर जब ये डाटा था, तो दो पार्ट में डेटा था, दो डेटा पेज इसमें लगा था डेटा को रखने के लिए, तो दो पार्ट मैंने कर दिया। ओके। तो ये आपका, मैं करूँ DP1 था, और यहाँ पे आपका क्या था? ये DP2 था। ओके। तो जब DP1 DP2 था, और मैंने आया कि बंदे रिक्वेस्ट की कि ये काम करो, मुझे ये 2 से 5 वाले का नहीं चाहिए अकाउंट, ये गलत बैंक है, इसमें मैं, यस बैंक है, इसे भागना है मुझे, और इसने भी सब बंद करवा दिए। अब बताइए, दो रिकॉर्ड को रखने के लिए दो डेटा पेज मैंने कब्जा करके रखा है। तो इसी प्रोसेस को मैं अगर ये 10 लाऊं, और 10 लाके मैं इस डाटा पेज में डाल दूं, तो ये बताइए कि ये मेरा डाटा पेज खाली हो गया ना? अब इस डाटा पेज को किसी और के यूज के लिए तो मैं यूज कर सकता हूं। तो अब डाटा पेज की यहाँ पे क्या होगी? एक हो गई। अब दो समान के लिए मुझे, एक के लिए आपको उस डाटा पेज में, और 10 के लिए दूसरे डाटा पेज में जाने की जरूरत नहीं है। दोनों एक ही जगह मिलेगा। इट मीन्स कि फास्टर होगा। अगर कोई बंदा कहता है नहीं, जितने भी अकाउंट खुला है ना, वो सारे डिटेल दो, तो मुझे एक पेज में जाना पड़ेगा, और पहले मुझे दो डाटा पेज में जाना पड़ता, और परफॉर्मेंस खराब होता। तो ये जो प्रोसेस होगा, ये मेंटेनेंस प्लान होगा रीऑर्गेनाइज का, आपका ये वाला काम करेगा। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि आपको पता लग जाए क्या प्रोसेस है। तो पेज की एडजस्टमेंट होता है रीऑर्गेनाइज, लेकिन रिबिल्ड वाला एकदम सेम वही प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है मैं बताता हूं। सपोज कीजिए, मैं फिर से यही स्टेप को फिर से दोहराता हूं। दो डेटा पेज था। अब रिबिल्ड में इसमें क्या अंतर है? ये DP1 था, और यहां पे मैं DP2 था। अब अगर रिबिल्ड वाला प्रोसेस होता तो क्या होता? सेम प्रोसेस। मैंने डाटा को डिलीट किया कि ये अकाउंट बंद हो गया, और ये अकाउंट भी बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रिबिल्ड वाला क्या करता कि पहले ये को डेटा पेज यहां बनाता, और डेटा पेज में 1 ला के काट के रख दिया, सॉरी, 1 को लेके आता, ये वाला पार्ट को, और 1 को यहां पे डाल देता। पहला स्टेप, एक नया डेटा पेज बनाएगा, और उसमें पहला का लाके डाल दिया, और फिर दूसरा का लाके डाल दिया। तो और जो मेरा डेटा पेज है, ये दोनों को रख दिया, और दोनों डेटा पेज को किसने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, आपका रिबिल्ड हुआ। दोनों में अंतर क्या हुआ? उस नया डेटा पेज बनाएगा, एग्जिस्टिंग डाटा पेज को वो ड्रॉप कर देगा। और वहां पे क्या हुआ था? एग्जिस्टिंग डाटा पेज को यूज करेगा, और केवल जो आपके पास जो ब्लैंक स्पेस है, वो जो आपका डाटा है उसको कैप्चर करके दूसरे डाटा पेज में डालेगा जहां पे जगह है,
और बाकी डाटा पेज को खत्म कर देगा। लेकिन यहां है कि पहले नया बनाएगा और फिर उस डाटा को शिफ्टिंग कर लेगा। तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि इस प्रोसेस में आपका जब भी री इंडेक्स होगा, रिबिल्ड होगा, तो इंडेक्स ड्रॉप होता है और फिर से दोबारा फ्रेश क्रिएट होता है। इसमें ऐसे नहीं होता है, आपका इंडेक्स वैसे ही रहता है, केवल डेटा का एडजस्टमेंट होता है। तब मेन इसमें आते हैं। रिबिल्ड प्रोसेस में क्या होता है, इंडेक्स पहले ड्रॉप होता है और फिर से नया इंडेक्स बनता है। रिबिल्ड में क्या होता है कि इंडेक्स पुराना ही रहता है, केवल डेटा का शिफ्टिंग हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था कि 4 डेटा पेज का शिफ्टिंग आपका एक डेटा पेज में या 2 डेटा पेज में हुआ। तो ये प्रोसेस रीऑर्गेनाइज है। समझ में आया रिबिल्ड? यस सर। हाँ सर, देख आया समझ। देखिए, समझने का केवल आपको देखिए समझना इसलिए है कि इंटरव्यूअर का पूछता है, ये पूछता है रीऑर्गेनाइज और रीबिल्ड में क्या डिफरेंस है। ओके। तो रीबिल्ड में क्या होता है, पहले इंडेक्स ड्रॉप होता है और फिर से रिक्रिएट होता है डेटा के अकॉर्डिंग। रीऑर्गेनाइज में क्या होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग इंडेक्स है वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग इंडेक्स में डेटा का शिफ्टिंग होती है। और ये री इंडेक्स और रिबिल्ड एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका जो भी आप सर्च करते हैं डेटा, उसका परफॉर्मेंस आपका इंप्रूव होता है। अब बात करते हैं कि अपडेट स्टैटिस्टिक है। ओके। अब सपोज कीजिए मैं एक बात बताता हूं कि ये सिनारियो को फिर से रिप्ले करते हैं। ये डाटा था, अगर कोई डेटा ऐसे हो, मैं अगर रिबिल्ड कर दिया, जैसे रीऑर्गेनाइज कर दिया, तो ये वाला डेटा आपके उठ के यहां पे आ गया, ये तो आ गया। लेकिन ये पता नहीं होगा कि इंडेक्स को पता नहीं है, जब भी आप डाटा स्कैन करने जाएंगे तो उसको पता नहीं होगा कि ये डेटा पेज भी यहाँ पे है, तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो मतलब कि स्टैटिस्टिक ऐसा एक मतलब कि इंफॉर्मेशन देता है जिससे पता लग जाता है कि आपका डाटा कहाँ है। तो अब जब SQL सर्वर आप सेलेक्ट करने जाते हैं तो उसको ये पता लग जाता है इंफॉर्मेशन कि मेरा डाटा DP2 में है या DP1 में है। तो स्टैटिस्टिक जस्ट लाइक अ इंफॉर्मेशन। जैसे मैं बात करता हूं कि आप सपोज कीजिए आप यहाँ दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, और दिल्ली से आगरा जाने का आपको पता है कि यहाँ से मेरे पास यमुना एक्सप्रेसवे है और उस एक्सप्रेसवे को फॉलो करना है, और यहाँ से जाने के लिए मुझे 5 घंटे लगेंगे। रोड है, 100 के स्पीड में मैं जा सकता हूँ मैक्सिमम, तो इस स्पीड से जाऊं तो 5 घंटे के पहले पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब सपोज कीजिए कि कुछ हो सकता है ऐसे कुछ सिचुएशन है, जैसे ब्रिज है, पुल है, वो टूट गया है, उसके लिए डाइवर्सन हो गया है आपका 20 किलोमीटर का, और वो 20 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आपका वन सिंगल वे है, आपका डबल वे नहीं है, वन वे है। तो वन वे है तो आपका स्लो स्पीड जाएगा, और उस 20 किलोमीटर को जाने के लिए मान सकते हैं कि हो सकता है 2 घंटा लगता है। तो आपको क्या लगेगा कि आप तो प्लान किए कि मैं 5 घंटा में पहुंच जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में आप 7 घंटा में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास उस रोड का स्टैटिस्टिक नहीं था कि आप वहां डाइवर्सन है। अगर डाइवर्सन पहले से होता तो माइंड में आप पहले ही से प्लान करते, मैं 7 घंटे में पहुंचूंगा आगरा, तो मैं किसी से मीटिंग शेड्यूल करके रखता 7 घंटे बाद। और आपको स्टैटिस्टिक नहीं पता था, इसलिए आपने 5 घंटे के बाद शेड्यूल किया और पता लगा कि आप पहुंचे नहीं और मीटिंग कैंसिल हो गया। तो ये होता है स्टैटिस्टिक। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास स्टैटिस्टिक है कि डाटा कहाँ है, तो मैं जाके लेके आऊंगा, और मान लीजिए कि मेरा सारे आइटम मैंने एक रूम में रख दिया, जैसे हेलमेट, चाबी और जैकेट एक रूम में है, और पहले क्या था, 3 रूम में था। लेकिन ये सीक्वल को पता ना हो कि डाटा एक जगह है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों रूम में जाऊंगा और पता लगेगा कि ये तो एक रूम में डेटा है। तो अब अगर मान आपने रीऑर्गेनाइज कर दिया, तो अगला स्टेप है
कि आप उसको क्या करने वाले हैं, सीक्वल को बताने वाले हैं, स्टैटिस्टिक अपडेट करने वाले हैं कि कौन सा डाटा क्या है। आपने वहां से शिफ्ट करके एक रूम में तो डाल दिया, लेकिन सीक्वल को बताना पड़ेगा इंफॉर्मेशन से कि अब डेटा, ये तीनों आइटम एक ही रूम में है, ना कि तीन रूम में है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है, अगर पहले से आपके पास पता होता कि डाइवर्सन यहाँ पे है, सपोज कीजिए ताज एक्सप्रेसवे के बाद है, तो आप पहले ही से प्लान करते नहीं, मैं 5 घंटे के बाद मीटिंग शेड्यूल नहीं करूंगा, मैं 7 घंटे के बाद मीटिंग शेड्यूल करूंगा, क्योंकि वहां जाने में 2 घंटे लगते हैं। तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया 3 पॉइंट का। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है। तो मैं अंडरस्टैंडिंग इसलिए बता रहा था कि आपको पता लग जाए कि रिबिल्ड करने से आपका इंडेक्स ड्रॉप होता है, और रिऑर्गेनाइज करने से डेटा पेज का एडजस्टमेंट होता है। अपडेट स्टैटिस्टिक से क्या होता है कि कौन डाटा कहाँ एडजस्ट हुआ, उसका इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक आपको कैप्चर करता है। रिबिल्ड करने के लिए, जब आप रिबिल्ड करेंगे तो स्टैटिस्टिक ऑटोमेटिक अपडेट होता है, रिऑर्गेनाइज करेंगे तो स्टैटिस्टिक आप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता है। ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए आपको अपडेट स्टैटिस्टिक चलाना पड़ता है। क्लियर? अब डेमो के लिए चलते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसको कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? अगर नहीं है तो फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे ओके सर। इस टॉपिक को परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में हम लेके, मतलब कि ध्यान देंगे, ये मेंटेनेंस प्लान का है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में इसको प्रैक्टिकली इंडेक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। ओके? सर अपडेट अपडेट स्टैटिक्स एक बार बताना सर दोबारा से ना। अपडेट स्टैटिस्टिक का मतलब क्या हुआ होता है कि आपने पेज, डाटा पेज का एडजस्टमेंट आपने किया, यहां से 10 को यहां लाया, लेकिन कौन प्रोसेस से किया? रीऑर्गेनाइज। ये तो प्रोसेस कर दिया एडजस्टमेंट, बट सीक्वल सर्वर को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये 10 वाला यहां है या यहां है। तो इसको करने के लिए, बताने के लिए कि अब 10 वाला DP1 में है, तो उसके लिए हमें अपडेट स्टैटिस्टिक चलाना पड़ता है, मेंटेनेंस प्लान। तो ये करने के बाद सीक्वल को ये इंफॉर्मेशन हो जाता है कि 1 और 10 यहीं पे है, ना कि DP2 में है। ओके? ओके सर ओके। और सर मेरा एक क्वेश्चन था कि रिबिल्ड में अपडेट स्टैटिक्स नहीं यूज होगा, रिबिल्ड इंडेक्स में। हाँ, रिबिल्ड में ऑटोमेटिक, जब भी रिबिल्ड करते हैं यानी ड्रॉप होता है इंडेक्स और रिक्रिएट होता है, तो स्टैटिस्टिक ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। रीऑर्गेनाइज में नहीं होता है, पेज का एडजस्टमेंट होता है, डेटा का एडजस्टमेंट होता है। इसलिए अपडेट स्टैटिस्टिक आपको चलाना है रीऑर्गेनाइज के साथ, रिबिल्ड के साथ चलाने की जरूरत नहीं है। ओके। क्लियर? और एक और भी बात बताऊं, अब अगला सेशन में ही हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे आपको एक और भी काम करना है कि रिबिल्ड आपको कब करना होता है। तो अगर आपका 30% से अधिक डाटा अगर फैला हुआ है, फ्रेगमेंटेड है, जैसे मान लीजिए 30% डेटा फ्रेगमेंटेड है, तो आप रिबिल्ड करेंगे, इससे अधिक हो तो, और कम हो तो रिबिल्ड करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। ओके? अगर डेटा 30% से अधिक फैला हुआ है तो पहला प्रोसेस करना है, नहीं तो अगर उसे कम है तो आपको रीऑर्गेनाइज करना है। ये दो रूल याद करना पड़ेगा। इंटरव्यूअर पूछता है कि हमें कब रिबिल्ड करना चाहिए, कब रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि जब भी इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन अगर 30% से अधिक हो तो रिबिल्ड करना है, और 30% से कम है तो रीऑर्गेनाइज करना है। क्लियर? तो फिर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा कि रिबिल्ड क्यों, ये रूल क्यों है। तो मैं आपको बताऊं कि रीबिल्ड के लिए इसलिए रूल है कि हमें, अगर 30% से अधिक अगर फैला होगा डाटा, तो ये एडजस्टमेंट करने में उतना ही टाइम लग जाएगा जितना टाइम आपको रिबिल्ड करने में लगेगा। ओके? मैं पेज का एडजस्टमेंट करता हूं, पेज का एडजस्टमेंट करूंगा, तो एडजस्टमेंट करने में जितना एफर्ट लगना है उससे कम एफर्ट में रिबिल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 30% से कम है तो जल्दी से मैं कर दूंगा रीऑर्गेनाइज। बट अगर 30% से अधिक है तो रिबिल्ड करो, यानी कि इंडेक्स ड्रॉप करो, फिर से क्रिएट करो।
और एक और भी बात है कि रिबिल्ड करते हैं तो आपको अपडेट स्टेटिस्टिक चलाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे रीऑर्गेनाइज करेंगे तो अपडेट स्टेटिस्टिक्स चलाना पड़ेगा, यानी टू और थर्ड, सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको चलाना पड़ेगा। सेकंड चलाने के बाद थर्ड भी चलाना है, लेकिन फर्स्ट के केस में आपको थर्ड चलाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। लेकिन जब ट्यूनिंग की क्लास होगी तो और भी कवर करेंगे, लेकिन मैंने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। रिबिल्ड कम करना है 30% से अधिक फ्रेगमेंटेशन पे, और लेस देन पे आपको रीऑर्गेनाइज करना है। रीऑर्गेनाइज करने के बाद आपको अपडेट स्टैटिक चलाना है, रिबिल्ड पे और स्टैटिस्टिक चलाने की जरूरत नहीं है। ये काम कीजिए। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करते हैं, प्रैक्टिकली डेमो नेक्स्ट सेशन में करते हैं। थैंक यू।